दिल्ली, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है ना? ये तो साम्राज्यों की एक जीती जागती दास्तान है। इसकी हर सड़क, हर इमारत में हजारों साल का इतिहास जैसे सांस लेता है। तो आज हम इस कहानी को किताबों से नहीं, बल्कि उन पत्थरों से समझेंगे जो आज भी दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो दिल्ली के बारे में सब कुछ कह देती है। पुराने जमाने से लेकर आज तक दिल्ली हमेशा से पावर का सेंटर रही है। यही वो जगह थी जहां से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। तो सवाल यही उठता है कि ये कहानी पत्थरों पर लिखी कैसे गई। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हर पत्थर, हर मीनार और हर मकबरा हमें दिल्ली के शासकों और उनके दौर की एक नई कहानी सुनाएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के सबसे पहले निवासियों से, यानी राजपूतों से, जिन्होंने शहर की पहली नींव रखी थी। तो बात शुरू होती है साल 736 ईस्वी से। तब तोमर राजवंश ने यहां दिल्ली की पहली बुनियाद रखी। उनके राजा थे आनंदपाल तोमर, और उन्होंने बनवाया लाल कोट किला, जो दिल्ली का पहला किला था। और हां, वो जो मशहूर लौह स्तंभ आज कुतुब मीनार परिसर में शान से खड़ा है ना, उसे भी वही लोग मध्य भारत से यहां लेकर आए थे। मतलब ये थे दिल्ली की कहानी के शुरुआती पत्थर। तोमरों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें अक्सर दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है। साल 1192 में उनकी हार ने दिल्ली के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और एक बिल्कुल नए युग का दरवाजा खोल दिया। और बस इसी मोड़ के साथ दिल्ली में एक नए दौर की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत की। और इस नए दौर के आने की निशानी आज भी आसमान को छूती एक शानदार मीनार के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। सल्तनत के पहले राजवंश को गुलाम वंश या द स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गौरी के एक गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें बाद में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। सोचिए जरा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली की सबसे मशहूर इमारतों में से एक कुतुब मीनार की नींव रखी। ये सिर्फ एक मीनार नहीं थी, ये एक विजय स्तंभ थी जो एक नए शासन के आने का ऐलान कर रही थी। हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर सके। इस विशाल स्मारक को पूरा करने का काम उनके बाद आए इल्तुतमिश ने किया। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर पर नजर डालते हैं, यानी लोधी राजवंश पर। इन्होंने दिल्ली को सिर्फ इमारतें ही नहीं दी, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी दी। लोधी शासकों के समय दिल्ली सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं थी, उन्होंने इसे व्यापार और साहित्य का एक बहुत बड़ा हब बना दिया था, जहां दूर दूर से लोग आया करते थे। उनकी वास्तुकला की छाप तो आज भी दिल्ली और उसके बाहर साफ दिखती है। सिकंदर लोधी ने तो आगरा शहर ही बसा दिया था, और दिल्ली का मशहूर लोधी गार्डन, वो तो जैसे लोधी आर्किटेक्चर का एक खुला म्यूजियम है। यहाँ बने मकबरे उनके दौर की एक खास पहचान है, जो आज भी अपनी सादगी और मजबूती से हमें उस दौर की कहानी सुनाते हैं। लेकिन हर दौर का एक अंत होता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई में आखिरी लोधी शासक इब्राहिम लोधी बाबर से हार गए, और बस इस एक हार ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और भारत में एक नए विशाल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य। मुगलों के आने के बाद भी दिल्ली के हाथ से सत्ता बदलने का सिलसिला रुका नहीं। ये शहर तो बस साम्राज्यों के बनने और बिखरने का गवाह बनता रहा। देखिए, मुगलों ने लगभग 300 सालों तक राज किया, लेकिन 1857 के बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और एक मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया, पर 1911 में वो राजधानी वापस दिल्ली ले आए, और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी है। तो राजपूतों के लाल कोट से लेकर सल्तनत की कुतुब मीनार और लोधियों के मकबरों तक हमने देखा कि दिल्ली का इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे तो देखा और महसूस किया जा सकता है। ये शहर अपने स्मारकों के जरिए अपनी कहानी खुद सुनाता है। ये सभी स्मारक हमें उन साम्राज्यों की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ राज करते थे, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये तो उनकी विरासत थी। जो दौर आज चल रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी विरासत क्या होगी।